एक स्टूडेंट ने अभी पूछा है सर मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। राम राम गुरु जी। अच्छा सो खैर लास्ट क्लास में हमने किस ग्राफ का कर रहे थे? सो स्टूडेंट्स मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम इसका कर्व बना रहे थे। मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसे हम दो स्टेप्स में करेंगे। स्टेप फर्स्ट, y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का कर्व बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब मॉड एफ एक्स का जो भी कर्व है, सपोज कीजिए मैंने इसका नाम दे दिया जी एक्स। अगर मैं मॉड y इज इक्वल टू जी एक्स कह रहा हूं, किसका मॉड जी एक्स के इक्वल होगा? या तो प्लस जी एक्स का या माइनस जी एक्स का। किसका मॉड जी एक्स के बराबर होगा? या तो प्लस जी एक्स का मॉड जी एक्स के बराबर होगा या माइनस ऑफ जी एक्स का जो मॉड है वो जी एक्स के बराबर होगा। तो यहां देखिए स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में जाकर हम मॉड y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का कर्व बनाएंगे। मतलब जैसा भी कर्व y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का है, सिंपली माइनस का मतलब है उसकी इमेज ले लेनी है। किसी पॉइंट पर पहले अगर 2 वैल्यू आ रही थी, अब माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। तो जैसे अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूं, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, ये कर्व कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नए आए थे वो पिछली वीडियोस में देख लें, 3 वीडियोस पढ़ी हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, उसमें आप देख सकते हैं कि कर्व कैसे बनाया है। लास्ट वाले में आपको ऐसा कर्व बनाते हुए दिखा रहे थे हम। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर मैं कर्व बनाऊं, स्टूडेंट y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व, साइन की रेंज -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये एक ऑड फंक्शन होता है। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 माइनस ऑफ पाई। स्टूडेंट साइन एक्स का था, अगर मैं मॉड साइन एक्स कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड साइन एक्स? मॉड साइन एक्स का मतलब है पहले x की वैल्यू पुट करके जो भी आ रहा था, साइन की जो भी वैल्यू आ रही थी उस पर मॉड लगने का मतलब क्या हुआ? मॉड लगने का मतलब हुआ x की वैल्यू, अगर आपने x 3 π/2 पुट किया था तो पहले -1 आ रहा था, अब -1 का मॉड मतलब वो भी 1 हो जाएगा। और मैंने मॉड एफ एक्स में क्या कहा था? जो एक्स एक्सिस के ऊपर का कर्व है उसे एज इट इज रहने दीजिए, और जो नीचे का कर्व है टेक इट्स इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। सिंपली इसकी इमेज हमें एक्स एक्सिस के अबाउट ले लेनी है और ये कर्व ऐसा बन जाएगा 0 से पाई तक तो एज इट इज। ये कर्व ऐसे था, नाउ टेक इट्स इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। इसके बाद ये कर्व ऑलरेडी ऐसे था, आगे कर्व ऐसे था, टेक इट्स इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो ऐसा हो जाएगा। ये रहा y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का कर्व स्टूडेंट्स। एंड इन द थर्ड स्टेप -1 to 1, तो 0 to 1 हो गया है ये। थर्ड स्टेप में मैं मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का जो कर्व है, अब y इज इक्वल टू माइनस मॉड साइन एक्स का कर्व बना दीजिए। मतलब आपको क्या करना है? ये रहा मॉड साइन एक्स का कर्व, समथिंग लाइक दिस। सिंपली टेक इट्स इमेज, वो ऐसी हो जाएगी। सो दिस इज द कर्व ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। अब आपको पता लग गया मॉड y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का कर्व कैसा है जी स्टूडेंट्स? एक बार जवाब दे दीजिए, क्या पता लग गया है क्या है? तो मैं एक बार बनवाऊं आपसे, तो एक बार सेकंड बनाएं। एक बार मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x - 1। जो स्टूडेंट आज ही आए हैं उनको अभी 10-15 मिनट के बाद जो क्लास स्टार्ट होगी तब से समझ आ जाएगा। इसके लिए आप IIM जयपुर मिस नाम से ऐप होगी, उसमें सर्च आउट कीजिए, लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा। एक बार बनाएं, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x - 1। करें जल्दी, बनाएं इसका कर्व।
सबसे पहले y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वन बनाएं। सबसे पहले y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वन बनाएं। ये है y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x का। अब ई रेस टू पावर x माइनस वन का मतलब 1 यूनिट डाउनवर्ड, तो ये -1 से जाएगा कुछ ऐसा। और आप देखिए e रेस टू पावर x माइनस वन का कर्व 0 पे 0 होगा। 0 पुट किया तो e रेस टू पावर 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, सो 0 पे 0 है। अब जब मैं इसका मॉड लूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, जो पहले ही पॉजिटिव है वो तो एज इट इज रहेगा, और ये जो कर्व था इसकी इमेज 1 यूनिट ही ऊपर आएगी, क्योंकि ये 1 यूनिट नीचे है, तो कुछ ऐसा। टेक इट्स इमेज, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e रेस टू पावर x माइनस वन। आप समझिए मॉड fx का मतलब क्या है? fx की जो भी वैल्यू आ रही थी, वैल्यू पर मॉड लगा है। वैल्यू पर मॉड लगने का मतलब जो पॉजिटिव है वो तो मॉड लगने पर पॉजिटिव ही रह जाएगा, और जो नेगेटिव है जब उस पर मॉड लगेगा देन इट ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव। तो ये रहा। अब जैसे ही मैं दोनों साइड मॉड लगा देता हूं, ये 1 है, अब मैं दोनों साइड मॉड लगा देता हूं तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। कुछ ऐसा कर्व है, ये बन रहा है कुछ ऐसा कर्व, तो इसकी इमेज बिल्कुल इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसा और ये कुछ ऐसा। टेक इट्स इमेज, सो दिस वन इज द कर्व ऑफ मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e रेस टू पावर x माइनस वन। हाँ स्टूडेंट्स, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? मॉड y इज इक्वल टू मॉड fx का कर्व। स्टूडेंट्स आपको बता तो रखा है, अब ये जो e रेस टू पावर x माइनस वन का कर्व कैसा होगा? e रेस टू पावर x का जो भी कर्व है, -1 करने का मतलब फंक्शन की वैल्यू में -1 करना। x आप कुछ भी पुट करो, जो e की पावर x आता था, ये रहा e रेस टू पावर x का कर्व, ये है e रेस टू पावर x जो कि 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है। x को 0 पुट करो तो y 1। अगर आप e रेस टू पावर x प्लस 1 करते तो 0 पुट करने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा, जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, ये क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? +1, तो ये तो बन जाएगा 0 + 1 दैट इज 1। 1 को अप्रोच करेगा वो ऐसा बनेगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। और ऐसे ही मैंने जब e रेस टू पावर x माइनस 1 बनाया तो ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि वैल्यू में 1 का फर्क पड़ेगा। बाकी फंक्शंस में आप पढ़ेंगे इसे, फंक्शन में आप इसे पढ़ोगे। वही किया था। फिर मॉड लगाने का मतलब जो नीचे है, टेक इट्स इमेज अबाउट x एक्सिस, ऊपर का ग्राफ एज इट इज रहने दीजिए, एंड द ग्राफ विच लाइज बिलो x एक्सिस टेक इट्स इमेज अबाउट x एक्सिस। उसकी इमेज आपको x एक्सिस के अबाउट ले लेनी है, तो इसकी इमेज ले ली आपने, वो ऐसा आ गया। और जब मॉड y लगाया तो सिंपली पूरे कर्व का जैसा ऊपर है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नीचे आ जाएगा। ओके, मॉड y इज इक्वल टू मॉड fx के लिए ग्राफ की x एक्सिस के अबाउट इमेज ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो x एक्सिस के ऊपर होगा वो x एक्सिस के नीचे आ जाएगा, जो x एक्सिस के नीचे होगा वो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, पूरे ग्राफ की x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो तो भी चलेगा। बिल्कुल सही कहा है, ठीक है ना, सही कहा है।
ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो। जैसे ये ग्राफ था, इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, बिल्कुल सही कहा। सो कम टू नेक्स्ट वन। वैसे इसके ग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको फंक्शंस में उस समय तो सर बताएंगे, मैं भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। लास्ट वन, फिर हम बढ़ते हैं साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड पे। स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू y इज इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर f of x। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर f of x। स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको याद होगा। एक बार मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व बना के दिखा देता हूं, जैसा हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इसी को फ्लोर इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, एंड वो भी लेस वाला इंटीजर। मतलब x, जो x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। ये हमेशा x या उससे कम होता है, बट x माइनस 1 से बड़ा होता है। मेरे कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कैसा बनता है? अगर x इंटीजर नहीं होता, अगर x इंटीजर नहीं होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन x, तो x से लेस वाला जो इंटीजर होता है वो वैल्यू आती है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x जो होता है वो ऑलरेडी इंटीजर होता है, तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बराबर हो जाती है। वरना जो लेस वाला इंटीजर होता है वो आता है -5.73 इज नॉट एन इंटीजर। तो -5.73 से लेस वाला इंटीजर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? -6। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? -6 आती है। तभी इसका ग्राफ कैसा बनता है? देखिए, हमने रियल लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटीजर्स प्लॉट कर दिए ऐसा। अब आप देखिए, 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, 0.1 पे दैट इज नॉट एन इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? छोटे वाला इंटीजर वैल्यू लेगा, मतलब 0 लेगा। 0.99 भी करूं तो भी इंटीजर नहीं है, तो लीस्ट वाला, उससे छोटे वाला इंटीजर क्या होता है? वो 0 होता है। मतलब 0.99 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटे वाले इंटीजर मतलब 0 वैल्यू आएगी। तो 0 से 1 तक कुछ भी पुट कर लें, आपकी वैल्यू आएगी 0। और जैसे ही इसके अंदर 1 पुट किया तो आपकी वैल्यू आ गई 1। 1.1 इंटीजर नहीं है तो छोटे वाली वैल्यू 1 ही आई। 1.999 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो अप टू 2 तक कुछ भी पुट कर लें, आपकी वैल्यू यानी y की वैल्यू जो है वो 1 ही आती जाएगी। और जैसे ही आप 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और 2 से लेकर 3 तक आप कुछ भी पुट कीजिए, 2.5 पुट कीजिए, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.5 की वैल्यू क्या आएगी? उससे छोटे वाला इंटीजर जो कि 2 होता है। वीडियो क्वालिटी इज पुअर, कांट सी प्रॉपरली। स्टूडेंट, सबको दिख रहा है? एक बार ढंग से बता दें, सबको सही दिख रहा है क्या? यस, ओके, ठीक है। स्टूडेंट, अपना नेट बचा के रखा करें। ओके। और वो अगर हमारी तरफ से वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई तो ऑब्वियसली बात है, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जाएगी वो भी आपको पता लग जाएगी कि सच में क्वालिटी उस समय बेकार थी, क्योंकि यही वाली तो रिकॉर्ड हो रही है जिसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली डालेंगे। बस बीच में वो चीज़ हटा सकते हैं, जैसे 5 मिनट रुक जाते हैं कि हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लें, तो वो 5 मिनट जो रुके हैं वो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं ज़रूर। तो ये रहा स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व। ओके, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे जब y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करें, जो आपको क्या करना है, y एक्सिस पे जितने भी इंटीजर्स हैं, y एक्सिस पे सभी इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग उससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। और तब तक ड्रॉ करते रहिए जब तक वो ग्राफ को नहीं काटती। जितनी बार वो ग्राफ को काटती है वहां से ग्राफ को काट दीजिए।
ओके। और फिर वो जहां जहां ग्राफ को काट रही है उसके उसके परपेंडिकुलर, मतलब एक्स, उसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो एक्स एक्सिस को काटेगी। जैसे स्टेप लिखें, अगर मैं प्रॉपर लाइंस देखूं तो प्रॉपर लाइन कुछ ऐसी है, लिखें इन ऑर्डर टू ड्रॉ y is equal to greatest integer fx, mark the integer on y axis, mark the integer on y axis। स्टूडेंट उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जब तक वो ग्राफ को कट ना करे। आगे लिखें ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीजर्स, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीजर्स until it intersects the graph। तब तक बनाना है जब तक ये ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करें। आगे लिखें ड्रॉ वर्टिकल डॉटेड लाइन, ड्रॉ वर्टिकल डॉटेड लाइन through these intersection points on x-axis। और x-axis पे ड्रॉ करना है। स्टूडेंट ये काम करना है और अब देखिए कर्व कैसे बनेगा। मैं जरा आपको एक बना के दिखाता हूं। ये काम करना है और अब देखिए कर्व कैसे बनेगा। आप बड़ा आराम से ऑब्जर्व कर पाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बना रहा हूं। सपोज में एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बना रहा हूं। अगर आपको एक्स स्क्वायर का कर्व ध्यान हो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा है। ये रहा स्टूडेंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट आए हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड कर्व है 15-16 जो आपको ध्यान होने चाहिए। फंक्शन में भी इसको पढ़ाया जाएगा जब रियल एनालिसिस का यूनिट नंबर 2 आएगा। अब आप देखिए सबसे पहले क्या बोला है, यहां पर जितने भी वाई एक्सिस में इंटीजर्स हैं, जितने भी वाई एक्सिस में इंटीजर्स हैं उन्हें प्लॉट कर दिया जाए। अब क्या किया जाए, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीजर अंटिल इट इंटरसेक्ट द ग्राफ। अब यहां पर आपको ये मैंने लाइट ही लाइन बनाई है, 1 यहां भी काटिए, 2 3 इस टाइप से जितना ग्राफ बनाना चाहते हो आप, 4 ऐसा करें। ओके अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए 1 वैल्यू कब आएगी, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, 1 वैल्यू कब आएगी, जब x 1 होगा तब आपकी वैल्यू 1 आई होगी। 2 कब आएगी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 2 कब आएगी, जब x √2 होगा, इधर हिसाब से -√2 होगा। स्टूडेंट y की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू ±√2 आ रही है। इन द सेम वे √3 और यहां पर सॉरी ये 1 है, -1 -√2 -√3 -2। दैट इज 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब x 0 से 1 तक लाई करेगा, जब x 0 से 1 तक लाई करेगा तब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां तक लाई करेगी, जब x 0 से 1 होगा, देखिए
when x lies between 0 to 1, then x square is also lies between 0 to 1. पक्की बात है, जब x 0 से 1 होगा तो मेरा जो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर वो भी 0 से 1 लाई करेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 0. तो आपका कर्व क्या बनेगा, इसको ऐसे, ये ऐसा 0. यहां पर ये कर्व कैसा है, ब्लैंक डॉट है. अब आप देखिए, जब x 1 से लेकर √2 तक होगा, जब x 1 से लेकर √2 तक होगा, तब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगी. और जब एक्स स्क्वेयर यानी बीच वाले फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू स्टूडेंट 1. ये देखिए यहां, यानी जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर डार्क लाइन बना के अगली लाइन तक बनाते जाइए. अब देखिए, जब x की वैल्यू √2 और √3 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू √2 और √3 के बीच में होगी, तब एक्स स्क्वेयर, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर लाइज बिटवीन 2 and 3. When x वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर लाइज बिटवीन 2 and 3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2. ये रहा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 2. ये देखो y की वैल्यू, x √2 से √3 है और फंक्शन की वैल्यू जा रही है 2. जब x √3 से 2 है, जब x √3 से 2 है, तब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 3 से लेकर 4 तक. और जब x 3 से 4 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा. इन द सेम वे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता जाऊंगा. उसी टाइप से देखिए, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, तो आपकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी. सॉरी, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में. आप चीज देखिए ना, x अगर -1 और 0 के बीच में हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे नहीं लगा, बोथ आर डिफरेंट. ये अलग चीज है स्टूडेंट्स, और ये अलग चीज है. यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है एक्स स्क्वेयर पे. x चाहे आपने -1 और 0 के बीच में रखा है, बट एक्स स्क्वेयर कहां से कहां तक गया 0 से 1 तक. -1 से 0 कुछ भी पुट कीजिए, उसका स्क्वेयर कहां से कहां तक लाई करेगा 0 और 1. और जब एक्स स्क्वेयर 0 और 1 के बीच में है, तो उसका इंटीजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. लाइक दिस. यहां गोला ऐसे अगली लाइन तक, यहां ऐसे, यहां ऐसे. 2-3 मिनट दे रहा हूं, एक बार विचार कर लो. ये कर्व है, मतलब इसका कर्व ऐसा बन रहा है. ये रहा कर्व, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर, ये रहा अप टू 1 तक. अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 से लेके √2 तक ऐसा जा रहा है कर्व. √2 से √3 तक ऐसा जा रहा है कर्व, और √3 से 2 तक ये रहा कर्व. ये रहे अपने कर्व -1, -√2, -√3 एंड -2. और यहां क्या है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ऐसे एक बार चेक कीजिए कर्व कैसे बन रहा है. दिस इज द कर्व ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर. हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर के कर्व इसी टाइप से बनते हैं. आपको क्या करना है, जो एग्जैक्टली कर्व है पहले वो बना दीजिए. वाई एक्सिस पे जो इंटीजर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए. वो जहां जहां कर्व को काट रहा है, उन कर्व से जहां जहां ये कट करेगा, वहां से एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. और सिंपली इधर से इधर तक, इधर से अगली लाइन तक, इधर से अगली लाइन तक, इधर से अगली लाइन तक, और कंटिन्यू दिस प्रोसेस. बाकी हमें इसकी थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी. फंक्शन की तो जरूरत पड़ेगी, बट इसके कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी. फंक्शन ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जरूरत जरूर पड़ेगी, बट हमें फिर भी इसके कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा इसका कर्व.
स्टूडेंट आप देख सकते हो बिल्कुल दोनों साइड सिमेट्रिक है। इवन फंक्शन, आप पूछ क्यों रहे हैं कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं? खुद ऑब्जर्व कीजिए। सर क्लियरली दिस इज एन इवन फंक्शन, ऐसे बोलिए। ऐसे क्यों पूछ रहे हो सर इज दिस एन इवन फंक्शन? आप खुद देखिए ना, इज दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और नॉट? क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? और x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चाहे x पुट करो चाहे माइनस एक्स पुट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू देने वाला है। एक बार 2 मिनट देख लें ध्यान से। चलो एक बार आपसे आप बनाओ एक बार। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। बनाएं, मैं वेट कर रहा हूं, 2-3 मिनट दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आपको कोई चीज़ बताई जाती है, आप उसके बारे में कैसे, इस जो मैंने बनाने को दिया है इसके साथ इंसाफ करना, जस्टिफाई होना चाहिए। और सपोज करो किसी ने सही नहीं बनाया तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए, ओ गलती से गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो क्या रहा है भाई? सर साइन एक्स का बना के बताइए। बना के बताइए नहीं, आप बना के बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का स्टूडेंट अप्लाइड पार्ट में तो स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगला पार्ट जब मैं प्योर पढ़ाऊंगा लीनियर अलजेब्रा, तो जो आप बोलेंगे बताइए तब तो ठीक है। इसमें तो आपको प्रैक्टिस जितनी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, पहले साइन एक्स का कर्व बना दीजिए। साइन एक्स का कर्व बनाएं। समथिंग लाइक दिस, और केवल 2 पाई तक बोला जा रहा है। 0 से 2 पाई बोला है मैंने, और बोलो तो -2 पाई से 2 पाई कर दें आपके लिए, आपकी जिंदगी आसान रहे। ताकि लीजिए 0 से 2 पाई, मैंने क्या बोला है, हर इंटीजर पे वाई एक्सिस पे इंटीजर बना दीजिए। वाई एक्सिस पे इंटीजर केवल -1, 0 एंड 1 है। उन इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन तो वैसे ही ड्रॉ है ये तो, ओके। और वैसे इसका बनाना ज़्यादा ही आसान है। अब आप देखिए, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2, जब x 0 से π/2 तक है तो साइन x 0 से 1 तक मूव कर रहा है, और साइन x 0 से 1 तक मूव कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? कोई ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच में होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से π/2 तक वैल्यू 0, और π/2 पे आते ही वैल्यू 1, क्योंकि साइन π/2 1 है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। अब π/2 से पाई तक साइन की वैल्यू देखिए 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है। साइन π/2 से पाई तक कुछ भी पुट कर दीजिए, साइन π/2 से साइन पाई तक वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 0 हो गया। पाई पे भी 0 है, यहां पर ब्लैंक होल है। पाई से 3π/2 तक, हम अगले इंटीजर पे चलते हैं हमेशा। पाई से 3π/2 तक वैल्यू कहाँ लाई करती है स्टूडेंट? 0 और -1 के बीच में। और अगर वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई कर रही है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1, नीचे वाला इंटीजर होता है। तो पाई से लेकर 3π/2 तक आपकी वैल्यू, पाई पे तो 0 है, -1 तक लाई करती है। 3π/2 पे भी -1 है। 3π/2 से 2 पाई तक वैल्यू आपकी -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है।
आप कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगेन -1। तो यहां पर भी वैल्यू -1 ही रहेगी और 2 पाई पे आते ही 0 हो जाएगी। तो आपका कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए 0 से लेकर π/2 तक, π/2 पे वैल्यू 1 है, π/2 से लेकर पाई तक ये -1 है, पाई से लेकर 3π/2 तक, 3π/2 से लेकर 2 पाई तक इंटीजर है स्टूडेंट, तो कर्व हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसा ही बनेगा। ये रहा इसका कर्व, 0 से लेकर पाई तक, π/2 पे होल है, पाई से लेकर 2 पाई तक एंड 2 पाई पे यहां पर पॉइंट है। इस टाइप से इसका कर्व बनेगा। जो स्टूडेंट डन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, थैंक यू। मगर ध्यान से चीज़ों को, कोई बात नहीं, ये आपका फंक्शन में बताया जाएगा। मुझे इससे कोई ज़्यादा, ठीक है अब था, मैंने कहा एक बार बनवा देते हैं, अदरवाइज ये उस समय आपका यूज़ होगा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ आज। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज साइन स्कीम। साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड। साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड। स्टूडेंट्स, साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड वहाँ यूज़ होता है जब मुझे बताना होता है कि कोई भी फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। वहाँ पर हम साइन स्कीम या उसे वेवी कर्व मेथड भी कहा जाता है, इसका यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपके पास जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमारे पास अगर ऐसा सॉल्व करने को आता था, इसका मतलब क्या होता था? अगर मुझे कहा जाए सॉल्व इट, सॉल्व इट, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स की वह वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0, जिसके लिए ये 0 हो जाए। जैसे इसको सॉल्व करके 1 और 2 आता था, और आप चेक करके देख लें 1 पुट करने पर राइट साइड के बराबर होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब सॉल्व करने का मतलब मुझे एक्स की वो वाली वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये 0 से बड़ा हो जाए। अगर ये लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स की वो वाली वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये 0 से छोटा हो जाए। और साइन स्कीम में हम यही काम कर रहे होते हैं। साइन स्कीम में एक बार छोटे छोटे एग्जांपल देके आपको साइन स्कीम, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है अभी थोड़ा आपको डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना, ताकि हमें जब मैं आपको इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स या टैन इनवर्स बोलूँ, जब तक हमें उसका डोमेन और रेंज नहीं पता होगा मेरे लिए थोड़े से मुश्किल पड़ जाएगी। तो हमें थोड़ा रेंज और डोमेन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। साइन वगैरह की डोमेन तो हमें पता लग चुके हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए मैं ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ। एक बार मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ग्रेटर देन 0 मुझे कहा जा रहा है सॉल्व इट। मैं आपको कुछ बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मुझे कहा है सॉल्व इट, सॉल्व का मतलब वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कोई इक्वेशन इस टाइप से हो सकती है जिसके फैक्टर्स मुझे निकालने की जरूरत पड़े, बट मेरा पर्पस अभी आपसे फैक्टर निकलवाना नहीं है। हम वी आर इंटरेस्टेड इन साइन स्कीम और वेवी कर्व वेव्स, ये मतलब मैं सिर्फ साइन स्कीम में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोज निकाल लेते हैं। इस जो ये लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल दिया है कि ये कहाँ कहाँ जीरो होता है। एक तो जीरो हो रहा है 1 और एक जीरो हो रहा है 2 पे, क्योंकि जीरो एक ऐसा पॉइंट है जिसके एक साइड में फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है और दूसरी साइड में नेगेटिव देता है। इसलिए हम उन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं जहां पर ये, कई बार क्या होता है अगर इधर 3 या नॉन जीरो कुछ भी लिखा हो तो उसको लेफ्ट साइड लाके इधर इक्वेशन बनाते हैं, और हमेशा हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए हम आराम से चेक कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें सिर्फ साइन पता लग जाए तो भी हम समझ जाएंगे कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा। जबकि यहाँ 3 या 4 लिखा हो तो मुझे जब तक पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं आइडिया लगा पाऊंगा कि ये 3 से बड़ा है कि छोटा है। तो इसीलिए हम इंटरेस्टेड रहते हैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इनमें। तो 2 से बड़ा अगर मैं पुट करूँ तो देखिए
इस फैक्टर में x की जगह 2 से बड़ा पुट करूं तो ये फैक्टर मुझे पॉजिटिव साइन देगा, और इसमें अगर 2 से बड़ा पुट करूं तो पॉजिटिव का स्क्वायर वो भी मुझे पॉजिटिव देगा, तो ये मुझे दे देगा पॉजिटिव। चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूं। ओके, अब आप देखिए, जैसे ही मैंने 2 से छोटा पुट किया, जैसे ही मैंने 2 से छोटा पुट किया बट 1 से बड़ा पुट किया, तब आप देख रहे हो जो फैक्टर मुझे 0.2 दे रहा था, जिस फैक्टर का 0.2 था, अब उससे छोटा पुट कर रहा हूं, तो उस एक फैक्टर ने मुझे नेगेटिव साइन देना शुरू कर दिया। मतलब इस फैक्टर का साइन चेंज हो गया। अभी तक क्या होता, जैसे मैंने 2 से बड़ा पुट किया तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, ये फैक्टर भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे ही मैंने 2 से छोटा पुट किया बट 1 से अभी बड़ा है, तो जिस फैक्टर का 0 मेरा 2 था, उस फैक्टर ने अपना साइन चेंज कर दिया, और अगर एक भी फैक्टर ने अपना साइन चेंज कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए, बीच वाली वैल्यू 1.5, 1.3 वटएवर। अब जैसे ही मैंने 1 से छोटा पुट किया तो जिस फैक्टर का 0.1 था, उस फैक्टर ने भी अपना साइन चेंज किया, और अगर एक बार और साइन चेंज हो गया तो माइनस का दोबारा क्या बन गया, प्लस बन गया। प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम ऐसे ऊपर लिख के दिखा देते हैं वेवी मेथड में, और ऐसे, तो इसलिए थोड़ा ये दिख ऐसा रहा है वेव्स की तरह, इसीलिए इसे वेवी कर्व मेथड भी कहा जाता है। और अब मुझे कहा है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 से बड़ा है, तो क्या है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, -∞ टू 1। स्टूडेंट 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर 1 पुट कर दिया तो 0 हो जाएगा, जबकि मैं x की उन वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूं जहां 0 से बड़ा आ रहा है। यूनियन का मतलब और कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जा रहे हैं, 2 to ∞। ओके, एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूं। अगर इक्वालिटी भी आ जाए, अब आप देखिए, सपोज कीजिए मुझे कहा है कि सॉल्व दिस। अगर मुझे ये सॉल्व करने को कहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट इनके जीरोस निकाल लूंगा। सभी फैक्टर के जीरोस मैंने देखे 1 और 2। ओके, अब 2 से बड़ा अगर मैं देखता हूं, 2 से बड़ा पुट करूं तो ये भी पॉजिटिव दे रहे हैं और ये भी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। जैसे ही मैंने 2 से छोटा पुट करने की कोशिश की तो जिस फैक्टर का 0.2 था, उस फैक्टर ने अपना साइन चेंज कर दिया। 1.5 पुट करके देखिए, 1.5 माइनस 2 इज नेगेटिव, और एक फैक्टर ने भी अपना साइन चेंज किया तो टोटल साइन चेंज हो गया। अब जैसे ही मैंने 1 से छोटा पुट किया तो जिस फैक्टर का 0.1 था, उसने भी अपना साइन चेंज किया, बट उसने अपना साइन चेंज करना चाहा, बट ड्यू टू स्क्वायर वो वैसा का वैसा रह गया। और आपको पता है किसी में भी आप पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो जो पहले साइन था अभी भी वही रह जाएगा, तो इसीलिए साइन अनचेंज हो जाता है। तो कई लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई 0 इवन टाइम रिपीट है, जैसे 1 इवन टाइम रिपीट था, 1 and 1 2 टाइम, कोई रूट इवन टाइम रिपीट है तो उसको जंप करते वक्त साइन नहीं बदलेगा। उसको जंप करते हुए 2 में पॉजिटिव, वरना ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बस एक साइन चेक करना है, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो अब आपको पता है कि जैसे इससे जाओगे एक फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा नेगेटिव, फिर एक और फैक्टर साइन चेंज किया पॉजिटिव, एंड कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। इन केस कोई रूट इवन टाइम रिपीट था तो उसको जंप करते वक्त साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि उसमें चाहे आपने उससे बड़ा संख्या रखी है चाहे उससे छोटी वैल्यू रखी है, उससे उसका साइन अनचेंज रहेगा। इसीलिए कई सीधा यहां पर इवन टाइम लिखते हैं और उसको जंप करते वक्त साइन नहीं बदलता है। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूं, एक बार हम ट्राई कर रहे हैं, बस अभी देख रहे हैं क्या है। डोमेन में हमें इसका यूज करना होता है थोड़ा, जैसे कि fx इज इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं एक बार लिख लेता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 2 to ∞, बट इक्वालिटी आ जाए तो सभी जीरोस पे भी वैल्यू 0 आती है। तो और देख लेना कौन कौन से 0 थे, 1 भी इसका 0 था तो इंक्लूड कर लेना इसमें 1 भी, इसमें 1 भी इंक्लूड कर लेना, क्योंकि 1 पुट करके भी 0 आ रहा है और हमसे पूछा है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज ईदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, जिसके लिए या तो ये 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अब ये देखिए
x माइनस 1 स्क्वेयर, x माइनस 2, x माइनस 3 का क्यूब, 4 माइनस x, लाइक दिस। सारे रूट कोई इवन टाइम तो नहीं है, 1 रिपीट्स इवन टाइम्स, 1 रिपीट्स 2 टाइम, तो आपने वो लिख दिया। अब आप देख सकते हैं 4 से बड़ा कुछ पुट कीजिए। मैं देख रहा हूं x की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको पता है कि चाहे नेगेटिव साइन ऊपर हो चाहे नीचे, वो नेगेटिव बन जाता है। साइन को कहीं भी लिखें, 4 से बड़ा पुट करें तो पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव। एक साइन पता लगते ही नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड जंप करते वक्त साइन नहीं बदला। फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, 4 से बड़ा पुट किया था नेगेटिव आ गया था। अब 4 से छोटा पुट करूंगा तो जिसका 4 से छोटा पुट करूंगा तो जिसका 0 4 था उसने अपना साइन बदला, और एक फैक्टर ने साइन बदला तो साइन बदल जाएगा। देखो 3.5 पुट करके देख लेते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और पॉजिटिव बटा पॉजिटिव इज पॉजिटिव। एक बार 2.5 पुट करके देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, 2.5 पुट किया है तो नेगेटिव, अरे 2.5 माइनस 3 नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बटा नेगेटिव इज नेगेटिव। 2 से छोटा पुट करो पॉजिटिव आएगा, 1.5 पुट कर लिया पॉजिटिव, 1.5 पुट किया नेगेटिव, 1.5 पुट किया नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव बटा नेगेटिव दोबारा पॉजिटिव, और 1 से छोटा पुट करो आधा 0 पुट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव से नेगेटिव कट गया फिर पॉजिटिव। आप ऐसे बहुत आराम से देख सकते हो, केवल आपको देखना है कोई रूट इवन टाइम तो नहीं है, जो इवन टाइम है सिर्फ वो लिखो, और एक इससे बड़ा एक चेक कर लो, और फिर ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू -∞ to 2, क्योंकि हमने 1 भी मिलाना है, क्योंकि इक्वालिटी पूछा है, यूनियन 3 to 4। मैं अभी क्लोज इंटरवल लिख रहा हूं, बट आप ध्यान रखिए 3 और 4 नीचे हैं, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो चाहे इन्होंने इक्वालिटी बोला है आपको इंटरवल क्लोज नहीं लेना है। 1 और 2 दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे, 1 भी आ रहा है 2 भी, क्योंकि उसके लिए 0 की वैल्यू आ रही है। अगर इक्वालिटी नहीं होती तो 1 और 2 दोनों को हटाना पड़ता। सो स्टूडेंट्स देखिए, सर और मैं आज ये डिस्कस कर रहे थे, सर कह रहे थे कि शाम तक बच्चों के नेट वगैरह में भी, और सुबह सुबह जो नेटवर्क रहता है और शाम को रहता है उसमें फ़र्क है, तो एक बार आपसे सलाह ली जाएगी कि क्या इस क्लास को मॉर्निंग, अभी नहीं फ़िलहाल पूछा जाएगा आपसे, एक बार मॉर्निंग कर दिया जाए, तो मॉर्निंग में आप भी फ्रेश हो, हम भी फ्रेश हैं, क्योंकि अब आपकी क्लास से पहले आपने भी खाना खा लिया होता है और हमने भी खाना खा लिया होता है। अब इसके बाद तो आप समझदार हो ही, खाना खाने के बाद स्थितियाँ कैसी रहती हैं, वो कोई नहीं, आपसे डिस्कस करेंगे। सो ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूं, आप मुझे बताएं फिर। सो 4 देखिए, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वेयर, x माइनस 2, x माइनस 3, हाँ जी, x माइनस 4 रेज़ टू पावर 4, x माइनस 5, 6 माइनस x क्यूब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्राई करें एक बार, फिर हम अपने मेन मोटिव डोमेन पे चलते हैं।
फंक्शन में मुझे एक इन्वर्टिबल फंक्शन बताना है और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के इनकी रेंज बतानी है आपको, ताकि हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने में स्वतंत्र रहें। ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जहां तक डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन 12th से रिलेटेड है, मतलब वो पार्ट आपने सिर्फ 12th में पढ़ा था, और उसके बाद तो फिर आप सबका फेवरेट ग्रेजुएशन वाला है ही, डबल इंटीग्रेशन बीटा गामा, उसकी कन्वर्जेंस वगैरह देखेंगे। डबल इंटीग्रेशन में तो पोलर फॉर्म वाले कर्व्स हैं, फुल मार्क्स वाला टॉपिक है ये, और एक एवरेज स्टूडेंट भी इसमें 12 में से 8 तक ले सकता है। अच्छे स्टूडेंट को तो 12 के में से 12 लेने चाहिए, बट बुरी हालत है तो भी 8 तो लेने ही चाहिए। अगर पुराने एग्ज़ाम देखो, बट हमें एग्ज़ाम नहीं देखने, आपको हमारी शीट्स देखनी है। जी करें ज़रा। 1 to 3 यूनियन 5 to 6, 5 और 6 में इस बच्चे ने क्लोज इंटरवल लगाया है। क्यों भाई प्रवीण, क्लोज इंटरवल कैसे आएगा? 5 और 6 तो डिनोमिनेटर में है, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो रूट्स इवन टाइम है लिख दीजिए, इवन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ये रूट भी इवन टाइम रिपीट हो रहा है। और आप देख पा रहे हो इवन टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको जंप करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा। केवल 6 से बड़ा पुट करें, पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव, और एक नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। प्रवीण का कुछ सही लग रहा है, बट उसने बस इंटरवल में थोड़ा से प्रॉब्लम कर दी है। x बिलोंग्स टू 2 to 3, इक्वालिटी है मतलब 1 भी आएगा। यूनियन 5 to 6, 5 और 6 डिनोमिनेटर में है, और 1 में भी 0 वैल्यू है। यूनियन 1 लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रहे जहाँ पर 0 वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स तो लिखने ही हैं, वो पॉइंट्स तो मेंशन जरूर होंगे जिन पे वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि आपको क्या बोला है, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको x की वो वाली वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा मान दे, यानी बड़ी वैल्यू दे। ध्यान से, कितने स्टूडेंट सही थे? निकला था क्या किसी का? सही है सर, सर सही है, सर की टेंशन ना लो। सर तो है सही। कोरोना में भी पढ़ा रहे हैं तो सही होंगे। इंटरवल बनाना, रिपीट करना, स्टूडेंट आपको बताया है ना, ये देखो इंटरवल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस पता लग गया आपको जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूँ? हाँ श्रद्धा, पॉजिटिव नेगेटिव जो लिख रहा हूँ ये पता लग गया? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाया जा रहा है? नो क्लियर सर, नो क्लियर सर, क्यों नो क्लियर सर भाई? अरे आपको मैंने बताया तो था ऐसा एग्जाम्पल देके, अगर ऐसा हो और आपको बताना हो फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए 0 या 0 से बड़ा हो, तो इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। इसका 0 1 है, इसका 0 2 है। 1 कितनी बार है? इवन टाइम। फिर मैंने क्या किया, 2 से बड़ा कोई नंबर पुट किया, 3 पुट किया।
3 पुट करो x की जगह, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव गुना पॉजिटिव इज पॉजिटिव। फिर मैंने कहा जैसे ही आप 2 से छोटा पुट करोगे तो जिस फैक्टर का 0 2 था ये अपना साइन बदल देगा, क्योंकि 2 से छोटा पुट कर रहे हो, 1.5, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव। और एक फैक्टर में भी अगर कुछ फैक्टर्स का मल्टीप्लाई है उसमें एक भी नेगेटिव है तो साइन तो बदल जाएगा ना, तो इसने अपना साइन बदल दिया। अब आपने 1 से भी छोटा पुट किया, 1 से छोटा पुट किया तो जहां पर 1 था इसने भी साइन बदला। मान लो 1 से छोटा 0 पुट किया तो 0 माइनस 1 होता है, बट स्क्वायर के कारण वो दोबारा प्लस ही बन गया। इसीलिए मैंने कहा था अगर ये प्लस बन गया तो किसी भी चीज में प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई करो तो जो पहले साइन था अभी भी वही रहेगा। अरे -2 में मैं प्लस वाली कोई चीज गुना करूं, -2 में 5 गुना करूं तो -2 का साइन क्या है माइनस, -2 में 5 गुना करूं तो -10 हो रहा है, तो साइन तो माइनस ही रहेगा ना। वो क्यों रहेगा? इसके साइन के कारण। तो हमेशा कोई भी रूट इवन टाइम हो, चाहे इसके अंदर पॉजिटिव चीज आ रही है चाहे नेगेटिव, स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो जाएगी, तो बचे हुए साइन जैसा ही रह जाएगा। और आपने 1 से छोटा पुट किया तो इसका साइन तो नेगेटिव आया था। तभी मैंने कहा था कोई रूट इवन टाइम हो तो उसको जंप करते वक्त साइन नहीं बदलेगा। और नीचे नेगेटिव का मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर। वही काम मैंने इधर किया। इसके रूट थे 1 2 3 4 5 6, नंबर लाइन पे लिख दिए। कौन कौन से इवन बार थे? 1 था इवन बार 2 बार और 4 था इवन बार 4 बार। अब मैंने 6 से बड़ा कोई नंबर पुट किया, 6 से बड़ा x की जगह डालो तो पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, और पॉजिटिव बटा नेगेटिव होता है नेगेटिव। और मैं यहाँ एक चीज़ देख चुका था, एक एक साइन बदलते जाओ बस, क्योंकि एक फैक्टर का चिन्ह बदलेगा तो एक चिन्ह बदल जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आना था, बट ये इवन टाइम था, इवन टाइम होने के कारण इसका चिन्ह नहीं बदलता। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये इवन टाइम है। इवन टाइम में जो पहले रहेगा घूम के दोबारा वही आ जाएगा, क्योंकि बचे हुए फैक्टर का जो साइन होगा अभी भी वही रह जाएगा। नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव गुना करोगे, अगर पहले कोई नेगेटिव चीज़ पड़ी है बाहर से पॉजिटिव गुना कर दिया तो नेगेटिव का नेगेटिव रह गया, और पॉजिटिव चीज़ में बाहर से पॉजिटिव गुना कर दिया तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। तो बाहर से अगर पॉजिटिव गुना कर रहे हो तो पहले वाले चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है? सर इस एग्जांपल में माइनस कॉमन लेकर, अगर माइनस कॉमन लोगे और इधर ले जाओगे तो ये साइन बदल जाएगा। बात तो वहीं की वहीं है। बट अगर यहाँ पर माइनस लोगे और उसको इधर ले जाओगे तो चीज़ तो वही है ना, तो यहाँ साइन बदलने लग जाएंगे तब आप नेगेटिव मांगोगे। चीज़ वही है बिल्कुल। ठीक है प्यारे विद्यार्थी गणों, सो मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, come to next one. Rule to find domain. कोई कर्व हो, उसका डोमेन के बारे में थोड़ा जानना हो, थोड़ा बहुत डोमेन का हम बता देते हैं आपको। स्टूडेंट सारी शीट्स आपको जब फंक्शन कराया जाएगा, हमने पहले ही बता रखा है रियल में तब मिलेगी, तब आपको फंक्शन के अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। रूल टू फाइंड डोमेन, बट अभी जो पढ़ रहे हो उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। पहला, एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब डोमेन क्या, मैंने पहले ही बता रखा डोमेन क्या होता है। स्टूडेंट मैंने आपको एक देसी भाषा में डेफिनेशन बताई थी। फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें जो पुट किया जाता है उसे डोमेन, और जो निकल कर मिलेगा आपको उसे रेंज कहा जाता है।
तो आप ऐसी चीज क्यों पुट करोगे कि आपको समस्या आ जाए? फंक्शन एक मशीन है। अब मान लो नींबू का पानी निकालने वाली मशीन है, उसमें गन्ना थोड़ा डाल दोगे, वहां तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। जैसे लाइक दिस 1/x-1 होगा, 1 क्यों पुट करोगे? एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। जो पुट कर सकते हो दैट इज डोमेन, और जो आपको आउटपुट निकल के मिलेगा उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे जब हमने किया था 10x/10x, आप कुछ भी पुट कर दो, बट वो नहीं पुट कर सकते कि नीचे 0 बन जाए। चाहे कहने को ये 1 था, वो जब सॉल्व करेंगे यानी रेंज निकालेंगे तब इसका रेंज बनाएगा। कुछ भी पुट कर दो, इसका आंसर 1 आना है, मगर आप गलती से n पाई नहीं पुट कर सकते क्योंकि n पाई में डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है ना? सो एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इवन स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होता है, होना चाहिए। यानी अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो और उसके डोमेन की बात चल रही है, तो दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x के वह मान जिसके लिए fx 0 या 0 से बड़ा है, उन्हीं के लिए ये डिफाइंड रहेगा फंक्शन। हाँ, अगर यहाँ 3 या 5 होता तब चल जाता, तब कोई बात नहीं, उसकी वैल्यूज आ जाती, उसमें रियल वैल्यूज मिल जाती। बट ऐसे केस में वैल्यूज कौन सी मिलेगी? आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेगी, आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलने वाली है। अगर फंक्शन लेस देन 0 हो तो क्या करेंगे? एंड प्लीज चेंज द मार्कर। सलाह बहुत देते हैं बच्चे ऑनलाइन में। अच्छा, लेस देन करेंगे तो नेगेटिव वाले चेक कर लेंगे। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव वाले चेक कर रहा था, अगर लेस देन 0 होता तो नेगेटिव वाले जो थे वो चेक कर ला। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। जहां जहां पॉजिटिव लिखा था तब मैंने ग्रेटर देन 0 था तो पॉजिटिव वाले उठा रहा था, लेस देन 0 होता तो नेगेटिव वाले उठाता। अच्छा, एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, डिनोमिनेटर should not be equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। आप कुछ भी पुट करना है, ऐसा गलती से नहीं पुट करना है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। थर्ड वन, इफ डोमेन ऑफ fx इज d1, अगर fx का डोमेन d1 है and domain of gx is d2 और gx का डोमेन d2 है, then domain of fx plus minus gx, fx into gx is d1 intersection d2। अगर स्टूडेंट्स आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो दो फंक्शन से मिलकर बना है, चाहे उनका प्लस, चाहे उनका मल्टीप्लाई, चाहे उनका सब्ट्रैक्शन। सपोज करो मैं ऐसा लिख के दिखा देता हूं आपको। तो कह रहे हैं इसका डोमेन क्या है? होल आर एक्सेप्ट 0। इसके डोमेन की बात करूं तो कुछ भी पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0। इसके डोमेन की बात करो होल आर एक्सेप्ट 1। अब आपसे बोला जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ hx, तो hx में आप ना ही आप 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि 0 पुट करोगे तो भी फंक्शन को प्रॉब्लम है और 1 पुट करोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों का जो कॉमन डोमेन है, मतलब ना ही पहले फंक्शन को प्रॉब्लम हो ना ही दूसरे फंक्शन को प्रॉब्लम हो, दोनों में जो कॉमन हो मतलब जहां पर जिन पॉइंट्स पर दोनों की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही हो, जहां पर दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसका डोमेन क्या आ रहा है? d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब पॉइंट्स
which are common in both the function, points which are common in domain of both the function, ऐसे पॉइंट जो दोनों फंक्शंस के डोमेन में कॉमन हो, जो इसके डोमेन में भी हो और साथ साथ इसके डोमेन में भी हो, ऐसे पॉइंट्स। क्योंकि दोनों में से एक के भी डोमेन में वो पॉइंट नहीं हुआ तो फंक्शन एच एक्स को तो प्रॉब्लम आई जाएगी। एंड और अगर मैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करूं तो इसका डोमेन भी क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस ऑल दोज x सच दैट gx इज 0। इसका डोमेन भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स, वही होगा D1 इंटरसेक्शन D2, और साथ साथ वो पॉइंट भी हटा दीजिए जहां gx 0 हो जाए, जहां gx 0 हो जाए। स्टूडेंट डोमेन एक बड़ा ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इंटीग्रेशन के अगर आप पुराने एग्जाम में देखो तो आप देखो आपको ना के बराबर बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। फिर भी मैं थोड़ा सा होता इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप फंक्शन पढ़ोगे रियल में तो आपको 60% तो ऐसा लगेगा कि यार हम ऑलरेडी चीज़ें जानते ही हैं, तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान होगी। और फंक्शन अगर आ गया, दैट इज़ बेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी में इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप आधे ग्राफ जानते हो, आधी प्रॉपर्टीज जानते हो, तो वैसे ही आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे। और लिमिट कॉन्टिन्यूटी ये सब चीज़ें आ रही है तो रियल मेजर जो पार्ट है उसमें एक बार कंफर्टेबल हो गए तो सिलेक्शन का वैसे ही। तो हमें अगर ये 10 इसके 5 दिन एक्स्ट्रा लगाने से अगर लाइफ स्टूडेंट की आसान हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है हमें। फोर देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स लॉग टाइप का फंक्शन है, लॉग बेस ए एक्स, ओके। लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा। अगर ए 1 से बड़ा हो, ये हमने बनवाया था, अगर ए 1 से कम हो। अब आप देखिए इसका डोमेन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल दिस, डिफाइंड फॉर किस पॉइंट्स पे डिफाइंड है, x 0 से बड़ा होना चाहिए। स्टूडेंट लॉग के अंदर जो भी पुट करोगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 0 और नेगेटिव में तो कर्व है ही नहीं, 0 और नेगेटिव में लॉग परिभाषित नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए लॉग -1 क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि लॉग -1, हाँ कॉम्प्लेक्स की बात करते तो कोई बेशक ऐसा लिख सकता था, सर ये देखो ये रहा -1, पाई डिग्री घुमाया 1 लेंथ पे काटा, यानी -1 को कैसे लिख सकते हैं, r e iota थीटा, r e iota थीटा। दिस इज आइलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पाई डिग्री घुमाया 1 लेंथ पे काटा, तो इसका आंसर क्या आंसर, आयोटा पाई, बट दैट इज इन कॉम्प्लेक्स। रियल में बात करें तो लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। और a क्या होना चाहिए, अब log ax को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान होनी चाहिए, log x अपॉन log a। log x बेस a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी बेस लिख दें, और मैथ्स में हम नॉर्मली e लेके चलते हैं। तो आपको पता है log के अंदर जो ये है इनपुट, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन 0, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए। और log 0 कब होता है, 1 पे, log 1 पे 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, ये हमने कब बनाया था। तो log 1 पे 0 होता है, यानी a 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 1 हो गया log 1 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम, और किसी के नीचे भी 0 आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो एफ एक्स अगर log ax है, दैट इज डिफाइंड फॉर दिस x शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस a शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड a इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये कुछ बेसिक हमारे ऐसे स्टेप हैं जो आप ऑलमोस्ट आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप इवन जब रियल में भी पढ़ोगे तो ये 4 स्टेप आपके बहुत काम आएंगे। आप तकरीबन डोमेन में अच्छा मतलब डोमेन एक ऐसी चीज़ है कि आप क्लास में आए, पढ़े 2 घंटे, आप बाहर आके कह सकते हो कि मुझे डोमेन आ गया। रेंज है एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, जिसे आप क्लास लोगे, आप ठीक है कंफर्टेबल आगे, कभी कोई क्वेश्चन आएगा, रेंज का मतलब उसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है,
वो जैसे जैसे आपकी कैलकुलस में कंफर्टेबिलिटी बढ़ती जाती है आप रेंज में इंप्रूव करते जाते हो। जैसे जैसे आपका मैथ्स इंक्रीज होता जाता है, मैथ्स में कमांड आती जाती है, तब आपका रेंज। बट डोमेन एक आसान चीज़ है कि आप पुट कर सकते हो। अब पुट करने में तो हमें पता लग गया, ये हमने संतरा पुट कर दिया, अब आउटपुट क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। अब ये थोड़ा पता कि आधी गिलास निकलेगा कि एक गिलास निकलेगा, वो आउटपुट क्या निकल रहा है, दैट इज मेन क्वेश्चन। वो थोड़ा रेंज जो है वो थोड़ा सा जरूर हमसे मेहनत मांगता है, बट ये काफ़ी आसान है। ये 4 स्टेप से हम काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। सो ये नोट कर लें। सर फर्स्ट वाला एक बार फिर से बताना प्लीज। यार ऑनलाइन में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ऑफलाइन कब शुरू होगा? तुमसे ज़्यादा हमारी भी डिमांड है। सो देखो स्टूडेंट, मैंने यही तो कहा है कि जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी होगी उसे जीरो या जीरो, ये अभी क्वेश्चन करेंगे पता लग जाएगा। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर आपने कुछ ऐसा पुट कर दिया कि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मान लो ये होता, तभी रूट एक्स का कर्व ऐसा होता है। एक्स आप पॉजिटिव ही पुट कर रहे हो, क्योंकि अगर गलती से एक्स को नेगेटिव पुट कर दिया बात चली जाएगी कॉम्प्लेक्स में, रियल के बाहर चलेगी बात। और यहां पर जब हम कहते हैं तो यहां रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। यहां फंक्शन जो है सारे, यहां पर आउटपुट हमेशा रियल ही आना चाहिए हम जब डील करते हैं, ठीक है ना। सो नोट कर लीजिए, हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रैप कर दूंगा। सर एक्स एंड वाई दोनों किसी फंक्शन में हो तो उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तो हम 11th-12th का देख रहे हैं भाई, वो जब आगे चलेंगे तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू x की टर्म में निकालनी है और उसके बाद निकालना है। और अगर आप कहते हो कि सर इम्प्लिसिट फंक्शन है, y को x की टर्म में नहीं निकाल सकते, तो x और y अगर दोनों में टर्म है, फिर वो, अब आपने अगर ग्रेजुएशन पढ़ी होगी तो आप देखोगे जो नॉर्मल फंक्शन है उनके तो सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है। डोमेन तो बहुत दूर की बात गई, कहीं आप सोचो फिर वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में आप पढ़ लोगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जिसमें x और y है, वो दोनों हैं, बट उसमें डोमेन वगैरह निकालना आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, नॉर्मल टाइप के फंक्शन ही पूछेंगे। यहाँ वो तो 2 वेरिएबल हो गए, जहाँ इनपुट ही अगर 2 वेरिएबल का हुआ, पता नहीं आप इनपुट 2 वेरिएबल का कह रहे हो कि एक, इसे इम्प्लिसिट इक्वेशन कहते हैं। ऐसे कोई ऐसा, इसमें x की वैल्यू y की शक्ल में नहीं निकाल सकते, बट फिर हम ये कहते हैं f ऑफ x, y इज इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो इसका डोमेन पूरा R हो गया। ऐसा वो ऐसा नहीं पूछता है। फिर ये हम ऐसा कर देते हैं -3xy बराबर 0, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का फंक्शन का मतलब y की वैल्यू प्रॉपर x के फॉर्म में y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक रिलेशन दिया होता है x और y में, ठीक है ना। कहीं आप सबको ऐसा तो नहीं लगता कि हर चीज मैथ्स में निकालना उतना पॉसिबल होता है? आपको पता है, आपने सेकंड मतलब किसी भी ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, उसमें एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण हिंदी में कहते थे। आपको पता है कि अभी तक हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, ऐसी 2-4 इक्वेशन है, इवन नेट के एग्जाम में भी उनके अलावा नहीं आता, क्योंकि उनके उन 3-4 इक्वेशन के अलावा किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की आज भी हम स्थिति में नहीं है। आज हम मतलब कोई भी स्थिति में नहीं है। और डिफरेंशियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन तक ऐसा लगता है कि सबसे आसान है, और यही जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो अब आपको पता लगेगा डिफरेंशियल क्या चीज़। अप्लाइड की हमेशा थ्योरम्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है प्योर से। सो खैर ऐसा नहीं है, दुनिया भी करती है, आप भी करोगे, हम भी करते ही हैं। सो खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखें एक बार, फाइंड द डोमेन। डोमेन शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक एक सीखते हैं। फाइंड डोमेन, मुझे डोमेन बताना है, रेंज बताना है, इन्वर्टिबल फंक्शन बताना है, पेरियोडिक फंक्शन बताना है बस, और 6 वो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं उसके कर्व बताने हैं। रेंज डोमेन बताना, उसका मुझे रेंज और डोमेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कर्व से वैसे मतलब तो नहीं है बट बनवा दूंगा। फाइंड डोमेन, पहला एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक स्टूडेंट ने बोला सर पहले वाला समझा दीजिए, तो मैं पहले वाला ही समझा रहा हूँ। ये रहा, सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है और आपको बोला है फाइंड डोमेन। डोमेन का मतलब है
आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। और स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट। एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर, कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 लिखा होता है। इवन स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा मत पुट कर देना कि रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए। तो हम क्या कहते हैं, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर गलती से नेगेटिव हो गया तो बात कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा में चली जाएगी। fx को डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसके फैक्टर बना लिए, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 2 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये रहा पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, 2 के आगे आगे और 1 से कम कम, तो ये मेरा आंसर है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 या 2 से इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर लो, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, तो उसका रूट निकल आएगा। मतलब यही पुट कर सकते हो। अगर आपने इनके अलावा कुछ पुट कर लिया, 1 और 2 के बीच में पुट कर लो, 1.5 पुट करके देखो, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव मतलब बात गई आयोटा में। माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, वेरी गुड अमरदान, बिल्कुल सही। जी एक मिनट, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12, फाइंड इज डोमेन। डोमेन फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स से मिलकर बना है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालना पड़ेगा। दिस इज डिफाइंड फॉर, अगर ये 0 या 0 से बड़ा हो तो पहले वाला एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा, और ये 0 या 0 से बड़ा हो तो सेकंड एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होगा, मगर डिनोमिनेटर है सो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर बना लीजिए, x प्लस 3 एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर बना लीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, 2 एंड माइनस 3 आर द रूट्स, 2 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 4 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका आंसर यहाँ और इधर है, इसका आंसर इधर और इधर है। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो दोनों में हो, तो सभी के रूट्स प्लॉट कर दीजिए। पहले वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये कहाँ पर डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वलिटी है, एंड 2 से आगे आगे।
दूसरे वाला माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो दोनों डिफाइंड कहाँ हैं? देखो, इसके पहले दोनों पॉइंट्स रखते हैं। 2 से 4 तक बस पहला डिफाइंड है, दूसरा डिफाइंड नहीं है। और 4 के आगे दोनों डिफाइंड हैं। 4 के आगे दोनों डिफाइंड हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? -∞ टू -3 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एक जगह नहीं है। ये -3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये -3 पे नहीं हो रहा है। और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेट में हो पॉइंट, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। चेक कर लें एक बार। और अब मैं एक आपको देता हूं। रूट गलत है, ऐसा है क्या? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। मैं यही देख रहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान है मतलब तुम्हारा। 6 और -1, तो आपके रूट्स क्या आ गए? -6 और 1। चलो, अच्छी बात है। 1 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव। आपने बचपन में सुना होगा, मैन इज मॉर्टल, इंसान गलतियों का पुतला है, कि नहीं सुना? ये देखिए, -∞। अच्छा, इनके रूट्स नंबर लाइन पे प्लॉट करें। ये क्या है? -6, -3, 1 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, -∞ टू -6 एंड इक्वालिटी का मतलब है -6 इंक्लूडेड है एंड 1 टू इन्फिनिटी। और ये क्या है? -∞ टू -3 एंड 4 टू इन्फिनिटी। अब देखिए, -6 से पहले पहले दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों होल्ड हो रहे हैं। इसके आगे एक होल्ड हो रहा है, दूसरा नहीं। 1 से 4 एक होल्ड हो रहा है, दूसरा नहीं। और 4 के आगे दोनों होल्ड हो रहे हैं। यहां देखिए, -6 इसमें भी है और इसमें भी है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 क्लोज इंटरवल यूनियन। एक में 4 है, एक में नहीं, 4 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज योर आंसर। चेक कर लें। कोई नहीं, एक बार मैं आपसे करवाता हूं। इसका एक बार करके देखिए। ट्राई दिस वन। क्या होल्ड हो रहा है? क्या होल्ड हो रहा है? समझा नहीं मैं। रिपीट प्लीज, क्या होल्ड हो रहा है? अब क्या होल्ड हो रहा है? अब ये मैं क्या बताऊं, मैंने क्या बोला था, क्या होल्ड हो रहा है? आयुष, क्या बोल रहे हो? इसको करो। लास्ट वाला स्टेप देखिए स्टूडेंट्स। यहां पूछा था स्टूडेंट, इसके डोमेन के लिए एक्सप्रेशन, रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने देखा, इसके रूट्स निकाले जो कि 1 और -6 आ गए। 1 से बड़ा पुट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैंने देखा ये -∞ से -6 और 1 से इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव है। और ऐसे ही रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर होने के कारण इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए था। तो इसके फैक्टर निकाले, रूट्स निकल गया -3 और 4। तो ग्रेटर देन 0 मांग रहे हैं, तो अगेन पॉजिटिव मांग रहे हैं। -∞ टू -3, 4 टू इन्फिनिटी। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद ये कह रहे हैं -∞ टू -6 इक्वालिटी है।
1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। ये क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -3, 4 टू इन्फिनिटी। अब 6 से पहले वाले दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस को होल्ड कर रहे हैं। अरे भाई ये वाले पॉइंट तो दोनों में है ना, तभी तो दोनों जगह लाइन लगी हुई है। और 4 के आगे वाले, बट 4 एक में नहीं है, एक में है, तो इसलिए 4 के साथ ओपन इंटरवल आया है। ट्राई दिस वन, इसको ट्राई कीजिए विद्यार्थीगणों, स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने क्या बोला है, डन तो कहा है, वो तो सही है, -∞ टू -4 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। पता नहीं, देखो करो एक बार। स्टूडेंट एक एक चीज़ को बिल्कुल फोकस्ड होके करो, ध्यान से करो, जो चीज़ नहीं आ रही। और ग्रुप में मैं देख रहा था तुम्हारे पास बहुत समय है, खूब बातें करते हो ग्रुप में, पढ़ाई की बातें भी कर ले करो। ग्रुप में हम भी जुड़े हुए हैं भाई। सॉरी, आई एम जयपुर की ऐप में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ किया करो। आपस में डिस्कस किया करो। सो ये देखिए, फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, एंड इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, बट अगर डिनोमिनेटर में हो तो इक्वालिटी भी नहीं होल्ड करेगी 0 के साथ। इसके फैक्टर बनाएं, x - 2 x - 3। उम्मीद है इस बार सही है। अब थोड़ा सीधा बनाने के चक्कर में कई बार हो जाता है। x + 4 x + 3, ओके। तो इसके रूट तो हैं 2 और 3, 3 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। -4 और -3 से बड़ा पुट किया, मान लो 0, पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। अब देखिए, एक नंबर लाइन प्लॉट कर दीजिए, सारे रूट इसमें रख दीजिए। ये कह रहा है -∞ से 2, इक्वालिटी भी है, एंड 3 टू इन्फिनिटी तक में सारे पॉइंट्स में इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है। अब ये क्या कह रहा है, -∞ टू -4, और वो भी -4 नहीं है, एंड -3 टू इन्फिनिटी। ये देखो ना, पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो देखिए, -4 से पहले वाले पॉइंट्स पे दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, -3 से लेकर 2 तक एंड 3 ऑनवर्ड्स, 3 में दोनों हैं, यहाँ 2 पे दोनों हैं, -3 में एक होल्ड हो रहा है, एक दूसरा नहीं हो रहा है, -4 में ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -∞ टू -4, -4 विद ओपन इंटरवल, यूनियन -3 टू 2 एंड 2 इज विद क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, दिस वन इज डोमेन, चेक कर लें ध्यान से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 10-11 क्वेश्चन कराऊंगा। हो गया, सही है, सही है, बताने के लिए धन्यवाद। मेरा सही है कि आपका सही है? कि कई स्टूडेंट बहुत तेज होते हैं।
अच्छा, एक बार हुआ था, कोई किसी बुक से कोई क्वेश्चन करवा रहे थे, तो बुक से हमने निकाला, तो एक स्टूडेंट थोड़ा तेज़ था, उसने बोला सर हाँ बुक में ठीक लिखा है, मतलब आंसर आ गया। मैंने कहा चेक करना है एक बार पीछे आंसर सही है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ सर बुक में सही है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई कहते हैं आपका सही है। सो थर्ड नंबर, इंक गिर रही है, थर्ड नंबर देखिए या फोर्थ जो भी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कीजिए। सीधा इनकी गिर गई पूरी। स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इफेक्ट आपको इंटीजर एंड नॉन इंटीजर्स में नजर आता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हमें देखना है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा कब होता है। इसका सारा इफेक्ट इंटीजर एंड नॉन इंटीजर्स में नजर आता है। तो एक बार मैं पॉजिटिव इंटीजर पे चेक करता हूं, इज 5 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5? नो, सो दिस रिलेशन इज नॉट होल्ड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। आप एक बार नेगेटिव इंटीजर में देखें, इज -5 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5? अगेन रॉन्ग। तो दिस रिलेशन इज नॉट होल्ड फॉर एनी ऑफ इंटीजर्स। अब एक बार मैं नॉन इंटीजर पे देखूं, पॉजिटिव नॉन इंटीजर, इज 5.73 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.73? 5 बिल्कुल सही है, यानी पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स के लिए रिजल्ट सही है। माइनस में पुट करके देखें, -5.73 इज ग्रेटर देन -7.53 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? -6। ये रिलेशन भी सही है। सो आपका डोमेन आप क्या पुट कर सकते हो, कोई भी नॉन इंटीजर, हर नॉन इंटीजर के लिए ये होल्ड होगा। कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 5 पुट करो, 1/5 -5 0 एंड 1/0, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आप समस्या आ जाएगी। तो Z for Zehlen, in German language numbers are called Zehlen, that's why integer is denoted by Z। इसीलिए इंटीजर को Z से भी डिनोट किया जाता है। वहाँ से स्टूडेंट, एक स्टाफ में बोल रहे हैं कि बच्चे भी यही बता रहे हैं, स्टूडेंट तो बताएंगे, अच्छे बच्चे हैं सर। फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन R होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का कराया तो था। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखो ना, उसका पीरियड भी 1 होता है, हर 1 के बाद वैसा का वैसा। सो इसका डोमेन सारे अच्छे बच्चे हमारे पास ही आते हैं। सो स्टूडेंट, इसका सारा असर कहाँ नजर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, mod x minus x should be greater than 0, so mod x should be greater than x। अब देखिए mod x x से बड़ा कब होता है, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे असर दिखता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर पे चेक कर लूँ, काम हो गया। क्या 5
5 से बड़ा होता है? नहीं। तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए गलत हो गया। नेगेटिव रियल नंबर के लिए देखूं, क्या -5 का मॉड इज ग्रेटर देन -5? बिल्कुल सही। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर नेगेटिव रियल नंबर। सो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव रियल नंबर, जिसे -∞ से 0 बोलोगे आप। चलते चलते एक और कर लें। या चलो चलते चलते एक और नहीं करते, आपके लिए होमवर्क लिख देता हूं मैं, ट्राई करना। f(x) इक्वल टू, ट्राई कीजिएगा, √of 2x + 1 अपॉन x³ -3x² + 2x। स्टूडेंट ट्राई दिस वन। और एक और लिख देता हूं, केवल 2 ट्राई कीजिएगा। चाहे वो ऐप में मैसेज करना हो तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कि इसका आंसर क्या आया है। चलो एक और लिख लेता हूं, 2 तो सही नहीं लगेंगे, 3 लिख देते हैं। f(x) इज इक्वल टू 2/, नहीं आया कोई इशू नहीं है, मैं हूं और कल पेपर भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो कल मिलते हैं। इन क्वेश्चनों के साथ हम स्टार्ट करेंगे और कल डोमेन ख़त्म करेंगे और रेंज शुरू करेंगे। ओके, बाकी अब आप देखना, जब कैलकुलस में आप जब रियल में फंक्शन पढ़ोगे तो आपको जो पॉजिटिविटी लगेगी वो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमें सही में, हम तो फंक्शन पहले जानते ही थे, अब कर रहे हैं तो बहुत आसान लग रहा है, और उससे उस पूरे टॉपिक में आप में हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी। अब ये देख रहे हो ना, आप स्टार्टिंग में आप कोई टॉपिक स्टार्ट करो और आपको क्लास में वो चीज़ें समझ ना आने लगे तो वो बर्डन सा रहता है, और एक चीज़ कर रहे हो आपको लगे यार हाँ यार ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो उस चीज़ का बेनिफिट हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसा करना शुरू किया है। तो ठीक है, कल मिले। सर मेरा डाउट, आपका कौन सा डाउट है? हाँ श्रुति, सबने ओके सर कह दिया है? ठीक है, ओके सर। ये फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। स्टूडेंट वो रूट में है और ये रूट में नहीं है, आप इसकी बात कर रहे हो, x माइनस दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका डोमेन है होल आर। अब आपने, अच्छा ये x है, f(x) इक्वल टू x, इसका डोमेन क्या होता है? होल आर। अब ये थोड़ी ना आपने इसमें रूट लगा दिया तो अब इसका डोमेन होल आर होगा। मैंने क्या, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका डोमेन तो हो गया केवल पॉजिटिव रियल नंबर। और यही अगर आप डिनोमिनेटर में कर देते तो और कुछ हो गया, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा था, और जबकि ये केवल पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका पूरा आर था। रूट का भी तो फर्क है ना। ओके, तो वो जिन जिन पॉइंट्स पे ये 0 होता था वो सारे पॉइंट हटा दिए, क्योंकि वैसे तो रूट, अब आप अगर हाँ ये नहीं होता, 1/, नहीं होता, ऐसा होता तो आप कह सकते हैं सर फ्रैक्शनल पार्ट तो वैसे ही आपने कहा था कुछ भी पुट कर लो, 0 और 1 के बीच में है। जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में, तो इसका डोमेन तो पूरा आर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, पूरा आर होना चाहिए, होगा, बट ये डिनोमिनेटर में होना है तो फिर 0 भी नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब कब आती है? हर इंटीजर पे, तो वही इंटीजर ही तो हटाए हैं। हाँ श्रुति, सर पर z
पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा ओके सर कह दिया, तो ओके सर का मतलब समझ आ गया है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, बाकी असाइनमेंट करते रहो, और अपनी तो वहाँ से डेफिनेट से शुरू होगी, हमारी जो असाइनमेंट्स हैं 2-3 दिन बाद से मिलना शुरू होगी, डेफिनेट से शुरू करेंगे हम। ओके, सो टिल टुमारो, गुड बाय।